हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास में एक और इम्पोर्टेंट कोड कर देते हैं। और आज की क्लास में मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पैटर्न्स में बहुत बार मैंने आपको ऐसा बोला है कि जो हमारी थर्ड स्टेप होती है बेटा, यानी कि प्रिंटिंग की, हमें प्रिंट क्या करना होता है, वो होता है मेनली फंक्शन ऑफ आई कॉमा जे कॉमा के, सॉरी, फंक्शन ऑफ एन कॉमा आई कॉमा जे, यानी कि वो डिपेंड करता है कि एन आई जे के कॉम्बिनेशन पे। तो बेटा बहुत सारे बच्चों ने हमें ऑफलाइन में भी ये पूछा, या किसी का हमें पर्सनली मैसेज भी आया कि ये फंक्शन ऑफ एन कॉमा आई कॉमा जे क्या होता है। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल होता है, इतना कोई हैवी मैथमेटिक्स तो इसमें है नहीं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरी क्लास लास्ट तक देखिए बेटा, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन ऑफ एन कॉमा आई कॉमा जे होता क्या है, जो हमें प्रिंट करना होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा, फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखा है, और जिसकी मैं पहले क्या कर देता हूँ बेटा, स्टडी कर देता हूँ, और उसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली कोड करता हूँ फिर। ठीक है, अब जैसे इसकी स्टडी कर लेते हैं, यानी क्या, बहुत ही सिंपल है बेटा। मुझे बताइए n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए ये आउटपुट आना चाहिए। इसका मतलब बेटा ऐसा भी हुआ कि n इक्वल टू 5 आ जाता था, तो शायद ये 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 यानी कि 5 बार 5 4 3 2 1 ऐसा आउटपुट आ जाए। पर फिलहाल उन्होंने n इक्वल टू 4 के लिए मुझे ऐसा दिया हुआ है। तो बेटा मैंने आपको 3 स्टेप प्रोसीजर क्या बताई थी। सबसे पहली प्रोसीजर मैंने आपको ये बताई थी कि n की वैल्यू 4 है तो रोज कितनी है। तो बेटा यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है कि n रोज है, यानी ये तो बहुत ही सिंपल है। तो बेटा ये जो n रोज है, तो मैं ये i के लूप से अचीव कर लेता हूँ, यानी हर बार के जैसा। तो बेटा मैंने i का लूप यहाँ पे लगा दिया, कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। और आप ऐसा इमेजिन कीजिए अब कि ये i इक्वल टू 1 के लिए ये पहली रो प्रिंट होनी चाहिए, i इक्वल टू 2 के लिए सेकंड रो प्रिंट होनी चाहिए, i इक्वल टू 3 के लिए ये रो प्रिंट होनी चाहिए, और i इक्वल टू 4 के लिए बेटा ये फोर्थ वाली रो प्रिंट होनी चाहिए। आप ऐसा इमेजिन करके क्या कीजिए, ith रो के बारे में आप सोचिए, ith रो यानी कि पर्टिकुलर रो के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया i इक्वल टू 3, ठीक है, i इक्वल टू 3 यानी कि i इक्वल टू 3 के लिए बेटा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि किसी भी ith रो में कितने कॉलम्स है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, ये थर्ड रो है तो इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 4, यानी कि यहाँ पे 4 कॉलम्स है। i इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यानी 4 कॉलम्स। यानी कि बेटा मुझे ये पता चला कि ith रो में बेटा है कितने, n कॉलम्स ही है। आई होप आप समझ रहे हो। यानी कि बेटा मुझे j का भी जो लूप है बेटा, j का लूप, वो j का लूप भी बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेके n तक ही चलाना है। क्यों ऐसा, जल्दी देखिए, n इक्वल टू 4 है तो बेटा मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है, 4 रोज दिख रहे हैं। तो i का लूप मुझे क्या करना है बेटा, 1 से लेके n तक चलाना है। अच्छा, पर्टिकुलर रो में आप देखिए हो क्या रहा है, यानी कि थर्ड रो में भी बेटा 4 एलिमेंट है, n इक्वल टू 4 है तो यानी कि 4 कॉलम्स है। सेकंड रो में भी 4 कॉलम्स है, तो बेटा j का लूप मुझे 1 से लेके n तक चलाना है। पर बेटा इंपॉर्टेंट आज की क्लास जो है वो इसके लिए है कि हमारी जो थर्ड स्टेप थी, थर्ड स्टेप मैंने आपको बोला था व्हाट टू प्रिंट, मींस प्रिंट क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, ये कैसे सोचना होता है, या फिर ये जो प्रिंट करना होता है बेटा, ये मेनली फंक्शन ऑफ n i j होता है। तो बेटा ये फंक्शन ऑफ n i j म्हणजे हमें हैवी मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, तो मैथमेटिक्स के कांसेप्ट की फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। पर अब इसके लिए हमें सोचना कैसे है वो देखिए। और अगर आपको ये फंक्शन ऑफ n i j ये सोचना डिफिकल्ट होता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका अल्टरनेटिव बताऊंगा, जिससे आपको इतना कोई हैवी सोचना नहीं पड़ेगा। पर फिलहाल मुझे आज की क्लास में ये एक्सप्लेन करना है कि n i j का फंक्शन होता क्या है। तो बेटा इसको थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर रो को ऑब्जर्व कीजिए बेटा, ये हमने फॉर लूप को डिसाइड कर लिए। जैसे कि मैंने बोला i इक्वल टू 3, तो बेटा i इक्वल टू 3 में हो क्या रहा है। तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा यहाँ पे 4 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, वो तो हमारा j का लूप क्या कर देगा, 4 एलिमेंट्स यानी n एलिमेंट प्रिंट करेगा। और फर्स्ट एलिमेंट जो है बेटा वो क्या है, ऑलवेज मुझे लग रहा है बेटा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा कौन है, n है। यानी कि बेटा ये जो हमारा फंक्शन है ये कहाँ पे डिपेंड करता है, n पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी प्रिंट क्या करना है, अच्छा प्रिंट क्या करना है, ये हमारा i पे डिपेंड करता है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो ये कैसे करें, बहुत ही सिंपल है बेटा। मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ पे i इक्वल टू 3 है तो ये है 4, और फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 4 3 2 1। अच्छा, i इक्वल टू 2 है तो भी ये 4 3 2 1 है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये रो जो है, यानी रो पे तो मुझे लग रहा है कि रो तो पूरी पूरी क्या है, सेम है, यानी कि i पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कैसे पता, मुझे बताइए i इक्वल टू 1 के लिए क्या हो रहा है बेटा, 4 3 2 1, i इक्वल टू 2 के लिए भी 4 3 2 1, i इक्वल टू 3 के लिए भी 4 3 2 1, यानी कि रो नंबर चेंज हो रहा है तो प्रिंट क्या करना है, वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये i पे तो डिपेंड करता नहीं है मुझे जो प्रिंट करना है। अच्छा, j पे डिपेंड करता है, चलिए देखते हैं। तो बेटा ये पहली हाँ जल्दी देखिए, ये पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 4, नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 3, यस, नेक्स्ट कॉलम में देखिए ये पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम पूरा का पूरा क्या है, 4 4 4, सेकंड कॉलम पूरा क्या है हमारा 3, थर्ड कॉलम हमारा क्या है 2 देन 1। हाँ, तो मुझे लगता है बेटा j पे डिपेंड करता है। कैसे पता, बेटा देखिए ये j इक्वल टू 1 है तो 4 प्रिंट हुआ, मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए j की पहली इटरेशन, j इक्वल टू 1 है तो प्रिंट क्या हो रहा है, 4। अच्छा, j की वैल्यू 2 हो रही है तो प्रिंट क्या हो रहा है, देखिए 3। j की थर्ड इटरेशन, j की वैल्यू 3 हो रही है तो प्रिंट क्या हो रहा है बेटा, 2। अच्छा, j की लास्ट वैल्यू 4,
तो बेटा प्रिंट क्या हो रहा है 1। तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हमारा कॉलम नंबर बढ़ रहा है हमारे प्रिंटिंग का नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि बेटा यहाँ पे हमें ये जो मैं बोलता हूँ कि हमें जो प्रिंट करना है वो होता है मेनली फंक्शन ऑफ n, i, j। तो आज मैं उसको डिटेल से आपको इस एग्जांपल से बता रहा हूँ कि ये जो फंक्शन ऑफ n, i, j होता है ये होता क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टडी किया कि बेटा अब मुझे यहाँ पे जो प्रिंट करना है वो डिपेंड किस पे करता है बेटा, n पे और j पे, i पे तो डिपेंड करता नहीं है क्योंकि रो नंबर चेंज हो रहा है तो रो तो अलग दिख नहीं रही। i = 2 के लिए भी सेम रो है, i = 3 के लिए भी सेम रो है। रो नंबर अपडेट हो गया तो रो तो अपडेट हुई नहीं, यानी कि बेटा डिपेंड तो वो n पे और j पे करता है। अच्छा n पे डिपेंड करता है कैसे पता, मुझे बताइए n = 5 होता था तो हम क्या करते थे, तो हम हर एक रो में बेटा 5 4 3 2 1 प्रिंट करते थे। n = 8 होता था तो हम 8 से स्टार्ट करते थे, 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा प्रिंट करते थे। और जे पे डिपेंड करता है, कैसे पता चला मुझे बेटा, ये ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जैसे जैसे हमारा कॉलम नंबर इंक्रीज होते जा रहा है 1 से 2 2 से 3 3 से 4, तो हमारा जो प्रिंटिंग का नंबर है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो बेटा क्या मैं यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगा सकता हूँ कि जैसे जैसे कॉलम नंबर बढ़ रहा है हमारा क्या हो रहा है, प्रिंटिंग का नंबर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा ये प्रिंट पहली बार कौन सा नंबर प्रिंट हुआ, n, यानी कि बेटा मैं ऐसा सोच सकता हूँ यहाँ पे कि पहली बार नंबर हमारा जो प्रिंट हुआ वो क्या हुआ n। और जैसे जैसे हमारा कॉलम नंबर बढ़ रहा है बेटा हमारा नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो बेटा मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि शायद से वो जो प्रिंटिंग का जो नंबर है वो n - j है। कैसे पता, चलिए थोड़ा सा करके देख लेते हैं। मुझे बताइए n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, ठीक है, और j की वैल्यू पहली बार क्या हो जाएंगी बेटा 1 हो जाएंगी। तो बेटा मुझे बताइए 4 - 1 कितना 3 हो जाएगा, नहीं बात नहीं बनेगी बेटा, मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे +1 करना पड़ेगा। क्यों +1 करना पड़ेगा बेटा, मुझे बताइए j की वैल्यू पहली बार, देखिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो फिक्स है, जैसे कि इस प्रॉब्लम के लिए बेटा 4 है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। मुझे बताइए 4 माइनस मैंने ये j की वैल्यू कर दी 4 - 1 कितना 3, पर देखिए मुझे यहाँ पे प्रिंट तो क्या करना है 4, इसलिए मैंने ये +1 कर दिया। अच्छा नेक्स्ट टाइम देखिए बेटा j की वैल्यू तो हमारी 4 है, तो सॉरी n की वैल्यू तो 4 है, 4 - 2 यानी कि ये n - j, ये j की वैल्यू जब 2 होगी तो n - j कितना हो जाएगा बेटा 4 - 2 2, पर प्रिंट तो 3 करना है तो मैंने क्या कर दिया +1 कर दिया। यानी कि बेटा मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि मुझे जो प्रिंट करना है वो शायद से n - j + 1 ये प्रिंट करना है। ये मैंने इस पैटर्न को देख के क्या किया, समराइज किया। पर बेटा इसका आपको और थोड़ा सा सिंपल करना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको फंक्शन ऑफ n, i, j का सोचने के लिए डिफिकल्टी जाती है तो उसका भी अल्टरनेट है, उसको भी हम थोड़ा सा सिंपल कर देंगे। पर फिलहाल तो बेटा कुछ बच्चों की ऑफलाइन क्लास में डिफिकल्टी थी कि ये जो फंक्शन ऑफ n, i, j होता है ये कैसे समराइज करना चाहिए, तो वो मैंने आज की क्लास में आपको बताया। चलिए तो मेरे ख्याल से बेटा ये i का लूप चलेगा n तक, j का लूप भी चलेगा कहां तक, ये देखिए i का लूप n तक, j का लूप n तक, ये मैंने समराइज किया था। और प्रिंट करना है n - j + 1। चलिए करके देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे रफ में लॉजिक लगाया बेटा, अब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले तो डायरेक्टली कोड करते हैं, मुझे तो लगता है कि हो जाएगा बेटा, आपको क्या लगता है आप भी हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, i = 1, i <= n और सेमीकोलन और मैंने कर दिया i ++। चलिए ये हमारा गाय का लूप है i का, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर करके यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट, और सी आउट में हम कर देते हैं एंड लाइन। ठीक है, चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या कोड करना है, मैंने ये लूप तो लगा लिया, अब मुझे यहाँ पे करना है कि पर्टिकुलर रो में क्या हो रहा है। जैसे कि i = 3 तो मैंने देखा कि बेटा थर्ड रो में भी n एलिमेंट्स थे, तो बेटा चलिए जल्दी से हम क्या कर देते हैं, j का लूप भी लगा लेते हैं कॉलम्स के लिए। ठीक है, सॉरी वेरिएबल का डिक्लेरेशन चाहिए, इंट j = 1 और सेमीकोलन और j <= n, क्योंकि बेटा मुझे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर रो में बेटा कितने हैं, हर रो में भी बेटा हमारे क्या है n कॉलम्स है, कोई दिक्कत नहीं बेटा j ++। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, वो मुझे यहाँ पे सी आउट में लिखना है, तो बेटा वो भी हमने समराइज किया था, मेरे ख्याल से हमने समराइज किया था बेटा n - j, क्योंकि जैसे जैसे कॉलम नंबर इंक्रीज हो रहा है प्रिंटिंग का नंबर डिक्रीज हो रहा है, पर बेटा n - j से मेरे ख्याल से वो नंबर थोड़ा सा एक कम हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया था +1। आई होप कि इतना करने से चल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ और फिर इसको हम क्या कर देंगे, ड्राई रन कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इधर कर देते हैं हम 4। तो बेटा 4 के लिए 4 3 2 1, देखिए चल गया बेटा। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको यही सिखाया था कि आप क्या कीजिए, पहले रफ बुक पे इतना सटीक लॉजिक लगाइए कि सो दैट हमें जब भी उसको कोड करना पड़े हमारा कोड वो डायरेक्टली एक बार में ही रन हो जाना चाहिए, कोई हमें ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कुछ भी करना नहीं है। तो बेटा इसके लिए आपको मेरे पूरे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने पड़ेंगे, और मैंने आपको बताया था बेटा कोडिंग बहुत ही सिंपल टास्क है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इतना सिंपल है जितना इजी आपके लिए खाना खाना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ड्राई रन कर देता हूँ
और पहले इसको हम थोड़े से बड़े आउटपुट के लिए रन कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको 7 के लिए रन कर देते हैं, देखते हैं कि सभी के लिए यानी कि जनरलाइज है कि नहीं है कोड हमारा 7 के लिए। देखिए बेटा 7 6 5 4 3 2 1 तो हो रहा है। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे ये जो मैंने प्रिंट किया, ये मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ i कॉमा j कॉमा n। तो बेटा यहाँ पे डिपेंडेंसी i पे नहीं थी, इसीलिए ये हुआ। अब चलिए इस पैटर्न को समझना कैसे चाहिए, तो समझना कैसे चाहिए यानी मैं पूरा पूरा ड्राई रन तो नहीं करता हूँ, मैंने आपको ड्राई रन का एक शॉर्टकट भी बताया था, उस शॉर्टकट में आपको क्या कर देता हूँ बेटा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि i इक्वल टू 1 से लेके n तक, सपोज n की वैल्यू हमारी क्या है बेटा 6 है, ठीक है, और मैं इटरेशन हमारी जो करंटली चल रही है 4, यानी i इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, तो बेटा i इक्वल टू 4 के लिए j का लूप कहां से शुरू होगा, भर के देख लेते हैं, यानी कि फोर्थ रो, यानी फोर्थ रो कैसी दिखनी चाहिए जब टोटल रोज नंबर ऑफ ये रहेंगी 6 रहेंगी, ठीक है। चलिए तो i इक्वल टू 4 के लिए j का लूप कहां से इनिशिएट हो रहा है 1 से, और जा कहां तक रहा है बेटा n तक, यानी कि j का लूप बेटा 1 2 3 4 5 और 6, और जब 7 होगा तब वो ये हो जाएगा बेटा, बाहर आ जाएंगे हम j के लूप से, यानी j वैलिड वैल्यू 6 ले रहा है, यानी कि j का लूप बेटा 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और प्रिंट क्या हो रहा है बेटा, प्रिंट हो रहा है n - j + 1। तो बेटा मुझे बताइए n तो फिक्स है, तो बेटा मैं यहाँ पे बता कर लेता हूँ कि n - j, तो बेटा j कितना है 1, तो बेटा 6 - 1 + 1, यानी जब j की वैल्यू 1 होगी तब ये प्रिंट होगा। अच्छा जब j की वैल्यू 2 हो जाएंगी तब क्या प्रिंट होगा बेटा, तो 6 - 2 + 1। अच्छा फिर क्या प्रिंट होगा 6 - 2 प्लस 3 + 1, यहाँ पे 6 - 4 + 1, यहाँ पे 6 - 5 + 1, यहाँ पे 6 - 6 + 1, यानी कि बेटा जब j की वैल्यू 1 होगी तब देखिए प्रिंट क्या हो रहा है, तो बेटा 6 - 1 + 1, तो बेटा ये हो जाएगा 6। अच्छा जब j की वैल्यू 2 होगी तो 6 - 2 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, बेटा ये तो कंटिन्यू प्रिंट होंगे, क्योंकि बेटा देखिए ये जो अंदर का फॉर लूप है j का, इसमें तो मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, कोई मैंने स्पेस वगैरह या फिर न्यू लाइन तो दिया नहीं है मैंने। चलिए कोई दिक्कत नहीं, j की वैल्यू जब 3 होगी तो बेटा 3 - 3 3 + 1 4, तो ये दे रहा हूं 4। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब ये होंगी वैल्यू हमारी 4 होंगी तो 6 - 4 2 2 + 1 3, और जब ये वैल्यू होंगी हमारी 5 तब ये हो जाएगा 6 - 5 1 1 + 1 2, और ये हो जाएगा 6 - 6 0 0 + 1 1। तो बेटा मुझे बताइए जब n = 6 होगा तो बेटा i = 4 के लिए, यानी कि चौथी रो जो होनी चाहिए क्या, वो 6 5 4 3 2 1 ऐसी नहीं होनी चाहिए क्या? हाँ बेटा कोड तो हमारा सही से चल गया था, वो तो मैंने आपको बताया था। ये तो मैंने आपको ड्राई रन कैसे करते हैं और पर्टिकुलर एक इटरेशन कैसे मैंने ड्राई रन की, सो दैट आप पूरे को समराइज कर सकते हो कि पूरा पैटर्न कैसा दिखेगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने आपको फंक्शन ऑफ n, i, j बताया, और नेक्स्ट क्लास इससे भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि ये फंक्शन को अगर थोड़ा सा आपको सिंपल करना है तो अल्टरनेट वेज भी होते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए और कुछ दिन बाद आप इसको बिना देखे कोड करके देखिएगा। फिलहाल मैं इस क्लास में यही एंड करता हूँ, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।